क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4, पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 का लेसन 4 हम बात करेंगे। लेसन 4 है वैकल्पिक केंद्र। लेसन 4 वैकल्पिक केंद्र। वैकल्पिक केंद्र क्या है समझिएगा, यानी हम एक सेंटर की स्थापना कर रहे हैं एज ए विकल्प के तौर पर। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ही के अब बोर्ड एग्जाम लोग दे रहे हैं, सरकारी स्कूल का हाल तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़ाई कैसा देता है, या लोग पढ़ने जाते हैं तो किस परिस्थिति में विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए। अब जाते तो है, टीचर तो अवेलेबल होता नहीं है, तो पढ़ाएंगे क्या। तो इंस्टीट्यूट क्या है, एक वैकल्पिक केंद्र है। आपकी पढ़ाई को पूरा करवाने के लिए इंस्टीट्यूट एक वैकल्पिक केंद्र हो जाता है। उसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड में भी, पूरी दुनिया को भी चलाने के लिए तो सत्ता तो होती है। हर देश अपने अपने देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट तो बनाती है, तो क्या गवर्नमेंट से ही क्या देश चल जाती है। उसके लिए हमारे समाज में और भी कई केंद्र होते हैं विकल्प के तौर पर। तो उसी प्रकार से हम जानेंगे पूरी दुनिया के वैकल्पिक केंद्र, वो भी किस फॉर्म में। तो पहला आर्थिक, यानी इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। इन्हीं दो सेक्टर में हम पूरा का पूरा ये लेसन आपका जो है उसमें वैकल्पिक केंद्र के ही बारे में चर्चा किया गया है। और वैकल्पिक केंद्र हम पढ़ेंगे किसका, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखने वाले और पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को देखने वाले जो वैकल्पिक स्रोत के तौर पर हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात और है, हम जब बात कर रहे हैं राजनीति की, जब कोई व्यक्ति राजनीति के बारे में बात करे तो कितना भी महान आदमी क्यों ना हो, कितना भी कमजोर आदमी क्यों ना हो, जब बात राजनीति की करेगा तो राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट होती है सत्ता। कोई भी व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति हो चाहे कमजोर व्यक्ति हो, वो व्यक्ति क्या चाहेगा, सत्ता चाहेगा। और राजनीति में जितने भी संघर्ष होते हैं वो किसके लिए होते हैं, सत्ता के लिए होते हैं। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाता है, क्यों चलाता है, सत्ता पाने के लिए। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल की बुराई करता है, दूसरा राजनीतिक दल पहले राजनीतिक दल की बुराई करता है। आखिर बुराई कर क्यों रहा है, तो राजनीति का मूल उद्देश्य ही होता है सत्ता पाना। और जितने भी संघर्ष होते हैं सब किसके लिए होते हैं, इसी को पाने के लिए ही होते हैं। और हर कोई व्यक्ति जो राजनीति की बात करता है, यानी हर वो मनुष्य इस धरती पर जो भी व्यक्ति पैदा ले लिया, हर वो मनुष्य, उसमें लालसा होती है, इच्छा होती है कि हमारे पास भी पावर हो। जैसे आप लोगों के पास उतना पावर नहीं है, तन उतना दिमाग नहीं डेवलप हो पाता है, नहीं तो आप ही 5 बाउंसर लेकर के चलिए रोड पर, एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे हमारे पीछे 5 बॉडीगार्ड है कि नहीं। उसके बाद थिंकिंग लेवल भी बढ़ेगा। तो व्यक्ति के पास जब पावर आती है तो पावर के बाद ही व्यक्ति का थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है। यानी थिंकिंग एबिलिटी अगर आपको बढ़ाना है तो वो तभी बढ़ेगा
जब आपके पास पावर होगी। और राजनीति में पावर का मतलब सत्ता। और ध्यान दीजिए, ये जो सत्ता है राजनीति का माया जाल है, यानी एक बार इसके फेर में आप पड़ गए तो कभी भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक बार अगर आपको कुर्सी पर बैठ गए, किसी महत्वपूर्ण पद की कुर्सी पर अगर आप बैठ गए, तब आप सोचिएगा कि ये हमारे लिए अब परमानेंट हो जाए, और अगर छूटे भी तो इससे बड़ा पद मिले, इससे लोअर ना जाए। तो सत्ता जब किसी के पास होती है तो सत्ता में उतार चढ़ाव भी बहुत अधिक होते हैं, और उतार चढ़ाव जब भी होता है तो उसके पीछे मनुष्य की लालसा और मनुष्य की इच्छाएं ही होती है। इतिहास गवाह है, शुरू से देखिए, विश्व का नंबर 1 साम्राज्य शुरुआत का कौन था? रोमन साम्राज्य। पतन हुआ कि नहीं हुआ? इतिहास गवाह है, सत्ता कभी एक केंद्र पर टिक करके नहीं रह सकती। आज आप पावरफुल हैं तो आप हैं, आप जब तक रहिएगा तब तक पावरफुल होगा। आपका साम्राज्य पावरफुल तभी तक है जब तक आप हैं। जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाइएगा, पावर धीरे धीरे घटेगा ही। तो रोमन साम्राज्य, किसी ने तो रोमन साम्राज्य को मजबूत करने में, मजबूती देने में योगदान तो दिया होगा। उसी के बलबूते पर रोमन साम्राज्य, जिसने 3 महाद्वीपों पर कब्जा कर लिया, तो जो वर्चस्व, जो सत्ता कभी रोमनों के हाथ में थी, बाद में जर्मन लोगों के हाथ में आ गई, है ना। बाद में फिर ट्रांसफर होते 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 अंत में आप लोग देखे भी होंगे, जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद पूरे के पूरे दुनिया पर सबसे ज्यादा उपनिवेश किसके? ब्रिटेन के। आज वर्तमान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में 2 ही वर्चस्व दिखाई देने लगे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, है कि नहीं। तो उसके बाद की परिस्थिति देखिए, आपका लेसन क्या है? वैकल्पिक केंद्र, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। पॉलिटिकली का मतलब क्या कि कौन देश जो है, जो पूरे के पूरे दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, कौन देश जो है जो पूरी दुनिया को लोन दे दे, और जब बाद में मांगे तो कोई दे ही ना पाए, इतना लोन दे दे, इतना लोन दे दे कि मांगे तो दे ही ना पाए। तो जब पैसा मांगेंगे और आप दे नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके देश पर जो हुकूमत चलेगी वो किसकी होगी? जिसने लोन दिया है उसी के ना चलेगी। तो यही कारण है कि जो पहले जो घटनाएं घटित हो गई, उपनिवेश वाली जो घटनाएं घटित हो गई, तो वो घटनाएं भविष्य में ना घटित हो, इसके लिए हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे परीक्षा में 4 ऑप्शन रहते हैं ना, है? तो 4 ऑप्शन रहते हैं, तो क्यों रहते हैं? कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। अगर उसी 4 ऑप्शन की जगह पर एग्जामिनर 8 ऑप्शन दे दे तो ये क्या हो गया? वैकल्पिक सेंटर हो गया, है? तो ये लेसन भी वही है, वैकल्पिक सेंटर्स के बारे में ही हमें जानना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में द्विध्रुवीयता की स्थिति उत्पन्न हुई। द्विध्रुवीयता की स्थिति उत्पन्न हुई। द्विध्रुवीयता की स्थिति कहने का मतलब दुनिया 2 खेमों में विभाजित हो रही थी। आफ्टर 1991, इसके बाद जब यूएसएसआर का पतन हुआ तो उसके बाद वर्चस्व अमेरिका की ओर चला गया, यूएसए की ओर चला गया, और जब वर्चस्व यूएसए की ओर चला गया तो उस परिस्थिति को एक ध्रुवीयता की स्थिति कहा जाता है। उस स्थिति को एक ध्रुवीयता की स्थिति कहा जाता है। और जब एक ध्रुवीयता की स्थिति अब लोगों के समझ में जब आने लगी कि अमेरिका अपने अनुसार पूरी दुनिया को चलाना चाहता है,
और भविष्य में ये किसी भी प्रकार की मनमानी कर सकता है, तो विश्व के कुछ डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों ने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अलग अलग केंद्र स्थापित करने लगे, और उस स्थिति को हम कहते हैं कि दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर वर्तमान में चल रही है। आज की परिस्थिति बहुध्रुवीयता की परिस्थिति है। आई बात समझ में? और बहुध्रुवीयता की परिस्थिति जब उत्पन्न हुई, तब अब जो एक ध्रुवीयता की स्थिति थी यानी यूएसए का जो वर्चस्व था, उसके वर्चस्व में अब धीरे धीरे कमी आने लग गई। शुरुआत से ही देख लीजिए, जब किसी का वर्चस्व ज्यादा है तो वो भविष्य में किसी भी प्रकार की मनमानी कर सकता है। अब हम ये मारकर बेचने वाली इकलौते कंपनी है और इकलौते कंपनी के ऑनर हैं, और हमारा पूरे मार्केट पर पकड़ है, कोई दूसरी कंपनी भी नहीं है जो इस प्रकार के मार्कर को बनाती है। तो अब स्थिति क्या उत्पन्न होगी? स्थिति यही उत्पन्न होगी कि हम कहेंगे कि हर साल 10% इस मार्कर पर प्राइस बढ़ेगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? और अगर हम कह दें कि हर साल 10% मार्कर पर कीमतें बढ़ेंगी, तभी कंपटीटर्स लोग आते हैं, प्रतिद्वंदी लोग आते हैं, और वे लोग क्या करते हैं? फिर से एक नई कंपनी खोलते हैं। इस कारण से खोलते हैं ताकि भविष्य में ये मनमानी न कर सके। समझ में आया? बहुध्रुवीयता की स्थिति क्या है? वर्तमान समय इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आज के समय में देखिए, एकलौता अमेरिका नहीं है जिससे हम लोन ले सकते हैं। हम लोन मांगने के लिए अमेरिका से जाएंगे तो अमेरिका को कहेंगे कि हमको 10,000 करोड़ रुपए का लोन दीजिए, हमको रोड बनाना है, तो अमेरिका कहेगा कि ठीक है देंगे, 5% इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो भारत कह सकता है कि ठीक है हम वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे 5%, लेकिन नहीं देंगे। काहे देंगे 5%? वर्ल्ड बैंक हमको 3% पर दे रहा है, वहां से ले लेंगे। उसके बाद जब वर्ल्ड बैंक की ओर रुख किया भारत, वर्ल्ड बैंक से गया लोन मांगने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि 3% इंटरेस्ट रेट पर हम आपको लोन देंगे। तो भारत कहता है 3% नहीं देंगे। आसियान वाले जो बैंक है वो हमको 1.5% पर दे रहा है, काहे हम आपको 3% देंगे, 1% पर देना है तो दीजिए। ऐसा हम लोग कब कर सकते हैं? जब हमारे पास विकल्प होगा। अब विकल्प ही नहीं है। प्राचीन समय में या मध्यकालीन इतिहास में आप देखिए, जमींदारों का वर्चस्व क्यों बढ़ा? सेठ और महाजन का वर्चस्व कैसे बढ़ा? यही कारण था कि लोगों के पास पैसे की जब जरूरत पड़ती थी तो लोगों के पास संसाधन नहीं थे, लोगों के पास विकल्प नहीं थे। यही कारण था कि महाजन के पास जाते थे तो जितना के सूद नहीं है ना, जितना के पैसा नहीं है उतना का सूद लोग भर देते थे। और वही सूद चलते चलते जो उनकी जमीन चली जाती थी, उनकी पूरी प्रॉपर्टी चली जाती थी। आज के समय में हमारे पास कई सारे विकल्प हैं। किसी को लोन लेना है तो आपके ही मार्केट में 10 प्रकार के बैंक इधर उधर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो आप लोन लेने के लिए किसी भी बैंक से जाइएगा तो बैंक वाला क्या कहेगा कि हाँ सर मेरे यहाँ 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो कहेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा है, हमको ओवरसीज बैंक दे रहा है 4% पर, 4% पर देना है। तो SBI कहेगा नहीं नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। कौन लेगा 8% इंटरेस्ट रेट पर लोन? ओवरसीज बैंक चला जाएगा। अब ओवरसीज बैंक में गया, सीधे कहा कि 10 लाख रुपए का लोन दीजिएगा, तो कहेगा कि 4% इंटरेस्ट रेट है, तो कहेगा नहीं हमको बैंक ऑफ बड़ौदा 3% पर दे रहा है, 3% पर दीजिएगा। तो ये एक पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी बनी कैसे? तो आपके पास विकल्प आया तब ना लोगों ने पॉलिसी बनानी शुरू की। तो वैकल्पिक केंद्र, इसी को कहा जाता है विकल्प। आज के समय में आपके सामने इतने विकल्प रख दिए गए
आज के समय में देखिए आप ही के आसपास इतने इंस्टीट्यूट खुल गए, लोगों के पास, बच्चों के पास विकल्प ही विकल्प है। 4 महीना हिया पड़ेगा, 4 महीना हुआ पड़ेगा, 4 महीना हुआ पड़ेगा, साल पार, पैसों देवे की जरूरत नहीं है, बच्चा पढ़ने का पढ़ भी लिया, विकल्प है तब ना है। बोलिए, आज के समय में यही विकल्प न है जी। एकलव्य बन गया ऑनलाइन पढ़ के, तो ऑनलाइन पढ़ के एकलव्य बनेगा, तो एकलव्य तो अंगूठा दिया था, तू लोग का देगा। किसी ने कहा था कि पूर्व में एक देश सो रहा है, जगाना नहीं तो जिस दिन जगा दोगे उठकर चीर फाड़ देगा। ये स्टेटमेंट जिस देश के लिए बोला गया था उस देश का नाम है चीन। वेरी प्रोडक्टिव मैन, मेहनती, ईमानदार और देश के लिए समर्पित, डेडिकेटेड पर्सन्स की भीड़ जहां है वो है चाइना। ऐसे ही लोग स्टेटमेंट नहीं देते हैं इसके बारे में, उस प्रकार का टैलेंट है तब ने स्टेटमेंट दिया कि सुतल है, जगाना नहीं, गलती से भी नहीं जगाना, नहीं तो जाग गया तो चीर फाड़ देगा, सोने नहीं देगा। ये स्टेटमेंट था अगले का, और वो भी अगला कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था जिसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। इतिहास के बहुत बड़े इतिहासकार थे। कहते हैं नेपोलियन ने कहा था, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन, इसी ने कहा था कि ये एक दानव है, राक्षस, सो रहा है तो सोते दो। और ये सो क्यों रहा है? यहां पर अफीम की खेती ज्यादा होती थी, तो अफीम की खेती, अब किसी भी प्रकार का बिजनेस जो है, किसी भी प्रकार का बिजनेस जहां चलता है, तो जिस जगह पर बिजनेस चलता है तो जाहिर सी बात है उस जगह पर उसकी खपत भी ज्यादा होगी। बोलिए, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में जितना जिस प्रकार का बिजनेस होता है, जिस प्रकार की खेती होती है, तो उस प्रकार की खपत भी तो है। तो हर प्रकार के क्षेत्र के लिए हर प्रकार का एक इन्वायरमेंट भी होता है। तो अफीम की खेती चाइना में होती थी, तो जाहिर सी बात है कि अफीम का यूज चाइना के ही लोग ज्यादा करेंगे, और अफीम का यूज जब ज्यादा करेंगे यानी एनी टाइम ये लोग क्या थे, नशे में धुत। और इतने मेहनती लोगों को अगर नशे में डाल दिया जाए तो देश तबाह होगा कि ना होगा। लेकिन जिस दिन ये जागरूक होंगे उस दिन, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो कभी न कभी व्यक्ति के मन और दिमाग से उतर ही जाती है। जिस दिन उतरेगा उस दिन तो जागरूक तो जरूर होंगे, और उस दिन अगर जागरूक हो जाएंगे, यानी उस दिन अगर कान पकड़ लेंगे, तो उस दिन से अपनी मेहनत दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो अगला टॉपिक है आपका आर्थिक सत्ता के रूप में चीन का उत्थान। आर्थिक सत्ता के रूप में चीन का उत्थान कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। एक गरीब देश, एक फटेहाल देश आज वर्तमान में कहता है कितना लोन चाहिए। सोचने वाली बात है। पूरी दुनिया को कहता है कि क्या चाहिए तुमको, हम देते हैं बना के, ये कहता है। जबकि एक समय था कि इसके पास खाने के लिए सोचना पड़ता था इस देश के लोगों को। आज वही देश है जो पूरी दुनिया को कहता है कि जिसको लोन चाहिए हमसे मांगिए, हम देते हैं। इतना प्रोग्रेस कैसे किया, इतना टैलेंट कैसे लाया, इतना धनवान देश कैसे बना, पूरी कहानी जानेंगे। चीन की क्रांति कब हुई?
1911 ईस्वी में। आप लोग लगभग हर देशों की क्रांति के बारे में सुनिएगा, भारत की क्रांति के बारे में नहीं सुनिएगा। क्यों नहीं सुनिएगा? क्योंकि भारत के लोग बहुत आलसी होते हैं। आज के काम को कल पर बहुत लोग टालते हैं। 100 में 90% लोग जो है भारतीय लोग आज के काम को कल पर टालते हैं, कल से करेंगे। दो थाप लगा देंगे तो दिमाग गर्म हो जाएगा और घरे जाकर के कहोगे कि आज 20 पन्ना लिख डालेंगे। कहाँ सोच रहे हो? भर रास्ता सोचते जा रहे हो। क्या है कि भर रास्ता तो दिमाग गर्म है, दो थाप खैले। अब घरे गए, पानी पिया, थोड़ा बैठा, गार्जियन लोगों से मिला, दोस्तों से मिला, बैग फेंक दिया और उसके बाद पढ़ने लिखने के लिए बैठ गए। एक पेज लिखा, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। 2 पेज लिखा, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। 3 पेज लिखा और टेम्परेचर डाउन हो रहा है। चौथा पेज में गुरुजी सही थे, भले पीट दिए, और 2 थाप हमको लगाना चाहिए था। ये सोचते सोचते 5वां पेज तक जेते जेते में इतना भयंकर खराटा लेवे लगोगे ना, इतना भयंकर खराटा